हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 101 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट में हम फोर्स कूलम्ब्स लॉ देख चुके थे और कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे आधार पे हमने बल देख लिया था। अब उसी कूलम्ब्स लॉ में आगे बढ़ रहे हैं। सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में अगर किसी आवेश के आसपास एक से ज्यादा आवेश हो तो उस वाली स्थिति में उस आवेश पर कुल बल के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हैं। कुछ ऐसे बोल सकते हो कि ये जैसे आवेश कोई Q है, इसके पास कोई Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 है, कोई Q4 है और इनके कारण इस पे बल निकालना है, कुल बल निकालना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये है कि अगर इनके कारण बल निकालना है तो इंडिविजुअल की वजह से बल निकालो पहले तो, कि अगर ये इनमें से कोई सा नहीं होता या इन बाकी पे ध्यान मत दो, केवल इसके कारण बल लिखो, तो इसके कारण जो बल इस पे आता है वो इधर की ओर आ जाएगा, F1। ठीक है, फिर जब इसके कारण बल लिखना चाह रहे हो इस पे तो बाकी का ध्यान मत दो, तो इसके कारण बल इधर आया F2। फिर ऐसे ही इस पे कि बाकी को ध्यान नहीं देना है, इसके कारण बल लिखना तो केवल इसी को देखना है, F3। और जब इसके कारण बल लिख रहे हैं तो इनको क्या कर लिया, नेगलेक्ट कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो इसके कारण बल आ गया F4। तो यहां पर स्थिति ये हुई कि इन आवेशों के कारण इंडिविजुअली फोर्स ही आता, लेकिन इस पे हमें कुल बल निकालना है तो कुल बल क्या करो, इनका भी सदिश योग कर दो। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही है कि Q आवेश पर कुल बल, कुल कूलम्बिक बल या आवेशों के कारण बल, वो बल हो जाता है F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 4। ये तो चार ही थे, जितने भी हो सबके कारण जोड़ दो। तो अकेले के कारण बल लिखते जाओ, हर एक आवेश के कारण, और लिख के कुल जोड़ दो। या मान लो 2-3 के ग्रुप का कुल बल पता है एक साथ, तो 2-3 के ग्रुप का बल लिखो, फिर बाकी का अलग अलग लिखो। लिखना क्या है, सदिश योग करना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही है कि जब किसी एक आवेश के कारण मतलब इस पर कुल बल निकालना है तो एक आवेश का बल लिखते टाइम पर बाकी को नगण्य मान के बल लिखना है, फिर दूसरे आवेश का बल लिखते टाइम पर नगण्य मानना है, और इनका जो कुल सदिश योग होगा ये इस पर कुल बल बता रहा होगा। तो जैसे हम न्यूटन्स लॉ के अंदर करते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा ये कि एक किसी वस्तु पे बहुत सारे बल लग रहे हैं तो हम क्या करते थे, सभी बलों का सदिश योग कर देते थे, कुल बल बता देता था। यहाँ पे भी वही है कि सभी का सदिश योग करना है, कुल बल पता चल जाएगा। तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसको यूज करते हुए, कूलम्ब्स लॉ को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है पहला कि एक छत से 2 रस्सियां टांग दी और यहां पर समान द्रव्यमान M, समान आवेश Q लटका दिए एक दूसरे से। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे से किसी कोण पर है, थीटा कोण पर। ठीक है, ये रस्सियों की लंबाई जो है वो L है, थीटा ना बोल के ये बोल दो कि इनके बीच की जो दूरी आई वो कुछ R आ रखी है। R के पदों में थीटा लिख सकते हैं, थीटा के पदों में R लिख सकते हैं, ये दूरी R बोल रखी है। तो बताना है कि रस्सी के अंदर तनाव बल कितना है। तो साम्यावस्था की स्थिति है ये। तो साम्यावस्था की स्थिति में रस्सी में तनाव बल, ये ज्ञात करना है। अब देखो, जब भी हमें कोई बल ज्ञात करना होता है तो हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बना दो। यहाँ पे भी वही है, बस बल एक्स्ट्रा जुड़ गया, कूलम्बिक बल एक्स्ट्रा और जुड़ रहा है बस। तो किसी भी एक का द्रव्यमान का डायग्राम बनाया, उधर वाले का बना लिया। नीचे क्यों लग रहा है बल mg, गुरुत्वीय बल। एक से दूसरे पर प्रतिकर्षण, इधर समान आवेश है, प्रतिकर्षण की वैल्यू आ जाएगी k q1 q2 बाई r स्क्वायर, लिख दिया। अब प्रतिकर्षण के बाद कौन सा बचा, रस्सी में तनाव बल, इधर। ठीक, किधर है, थीटा मान लो कोण एक, दे नहीं रखा लेकिन मान लिया, ऊर्ध्वाधर से थीटा, ऊर्ध्वाधर से रस्सी थीटा कोण।
हो गए सारे बल, ठीक है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सारे बल जैसे लग रहे थे वैसे लिख दिए। अब बल लिखने के बाद एक्स में और वाई में कुल बल लिख दो। तो एक्स अक्ष इसको ले लिया, वाई इसको ले लिया। एक्स में समीकरण लिखोगे टी साइन थीटा, टी का घटक आएगा जब, क्योंकि टी ना एक्स में था ना वाई में, घटक करके लिखना पड़ेगा। टी का एंगल की तरफ घटक तो आता है कॉस किसी भी बल का, और एंगल के दूसरी तरफ जो घटक आएगा लंबवत वाला वो साइन। तो टी साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऐसे ही वाई में लिख दो। वाई में क्या लिखेंगे, टी कॉस थीटा, साम्यावस्था में है ना इसलिए बलों को बराबर लिख रहे हैं, ऊपर वाला बल नीचे वाले बल के बराबर है। तो टी कॉस थीटा बराबर एम जी। वैल्यू किसकी चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए तो दोनों का अनुपात ले लो, लेकिन हमें टी की वैल्यू चाहिए तो दोनों को वर्क करके जोड़ दो। तो पहले और दूसरे को वर्क करके जोड़ दिया, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, फिर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, टी स्क्वायर कॉमन आ गया था, रूट लिया तो टी रह गया। इधर रह गया के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर और इसका रूट, ये इसमें तनाव बल आ गया। कोण निकालना है तो अनुपात ले लेते, टेन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एम जी, थीटा बराबर टेन इनवर्स के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से तनाव बल या कोण की वैल्यू यहां पर आ गई। अब यहां पे तो क्या है कि आर की वैल्यू बता दी क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी, क्वेश्चन ये था। अगले क्वेश्चन में क्या है कि ये आर भी नहीं बता रखा है, पूछा है कि साम्यावस्था की स्थिति में आर की वैल्यू ही कितनी होगी, आर कितना होगा साम्यावस्था पे, लेकिन ये बोला है कि आर की वैल्यू एल की तुलना में छोटी है। तो साम्यावस्था की स्थिति में आर का मान ज्ञात करें यदि आर बहुत छोटा है एल से। तो ये कंडीशन लो और इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फिर आर की वैल्यू अपन को ज्ञात कर लेनी है। इसमें ज्ञात करते हैं, इक्वेशन तो दोबारा लिखेगा, ये लिखनी है अपन को दोबारा, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हटा देता हूं बस। तो क्या क्या हुआ, बल लिख दिया अपन ने सारे, कि नीचे की ओर एम जी है, रस्सी की दिशा में तनाव बल है, इधर की ओर के क्यू वन क्यू टू बाई स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, टी का घटक साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों इक्वेशन आ गई, टी साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बाय आर, टी कॉस थीटा बराबर एम जी। अब इसमें हमें ना तो टी पता है, ना थीटा पता है, ना आर पता है, इसलिए मैं तो कहता आर बोल दिया था, आर इनके बीच की दूरी है। आर नहीं बोला हुआ है, लेकिन आर और थीटा को तो रिलेट कर ही सकते हैं ना, ये दूरी एल है, आधा बना दो समकोण त्रिभुज बन जाएगा आर बाई टू, तो टेन थीटा को रिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं तो फिर दोनों को डिवाइड कर दो। पहले डिवाइड कर दिया तो इधर आ गया टेन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एम जी। अब क्या है कि ये आर कम है तो कोण भी कम है, थीटा अल्प है, थीटा अल्प है तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, या आपस में भी एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से इस डायग्राम से साइन थीटा की वैल्यू बोल दो, ये एल है, ये आर बाई टू है, ये थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई आर बाई टू परपेंडिकुलर बाई बेस ये, और इसी को क्या लेना है अपन, टेन थीटा ले रहे हैं, यहां पे रख दिया। तो इसमें वैल्यू रखी टेन थीटा की जगह आर बाई टू एल बराबर के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एम जी, आर को इधर ले जाओ तो आर क्यूब बराबर के क्यू स्क्वायर टू एल बाय एम जी, पावर 1/3 इधर ले आए, ये आर की वैल्यू। तो साम्यावस्था की स्थिति में इनके बीच की दूरी ये होगी। कंडीशन क्या मानी अपन ने कि कोण कम है उस वाली स्थिति में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो आवेश एक्स अक्ष पे दिए हुए हैं, वैल्यू दोनों की सेम है q, बराबर बराबर दूरी पर है, इसके निर्देशांक है -a,0, इसके निर्देशांक है a,0। y अक्ष पे एक आवेश रखा हुआ है q, इसके निर्देशांक है 0, y। तो इस आवेश पर बल कितना है वो ज्ञात करना है। तो q आवेश पर बल ज्ञात करें। तो यहां पर इन दोनों आवेशों के कारण इस वाले आवेश पर हमें बल ज्ञात करना है। तो देखो, अकेले आवेश के कारण तो बल लिख चुके कूलम्ब लॉ से, k q1q2/r²। लेकिन अगर दो आवेश है तो क्या करना है, अध्यारोपण का सिद्धांत, कि एक आवेश के कारण बल लिखो, दूसरे के कारण बल लिखो और सदिश योग कर दो, ये करें। तो इस आवेश पर बल लिख रहे हैं, या तो वैल्यू से ले लो कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका फिर लिखेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बल लिखोगे तो इसके कारण इस पे बल, ये क्यू माइनस तो बोला नहीं है किसी को, तो हम यही मानेंगे कि दोनों प्लस है, इधर की ओर बल लगा। इसको बोल दिया F1, ये इस पे बल लगाएगा, ये बल इधर लगाएगा F2। ठीक है। अब एक तो तरीका है कि दोनों को सदिश रूप में लिख के जोड़ दो। ठीक है, k q1 q2/r³ इंटू r वेक्टर, ऐसे दोनों को लिख के जोड़ दिया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर तुम्हें लग रहा हो कि हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, घटक करके जोड़ दें तो घटक करके जोड़ दो, लेकिन उस टाइम पर मान लिखना है। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कि इधर की ओर बल है F1, इधर की ओर बल है F2। ये दोनों आवेश बराबर है, ये दूरियां भी बराबर है, ये कोण भी बराबर है। तो फिर यही बोल दो कि F1 F2 की वैल्यू भी बराबर ही आएगी k q1 q2/r²। तो इनको F ही बोल दिया और ये कोण थीटा बोल दिया। फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया इसका। कुल बल बराबर ma नहीं लिखना, बस कुल बल ही लिखना है। तो ऊपर की ओर ही आएगा, तो कुल बल जो आएगा वो y में ही आएगा, क्योंकि x घटक कटेंगे आपस में, बराबर है। और y में कुल बल कितना आ जाएगा, अकेले के बल का cos थीटा और 2 है 2f cos थीटा। ये चीज समझ में आ गई क्या? पहले तो बल क्यों बराबर बोले, वो मान सेम, डायरेक्शन डिस्टेंस सेम, बल के मान बराबर, डायरेक्शन अलग अलग है। फिर ये कोण बराबर है तो दोनों y अक्ष से सिमेट्रिक है। तो इसका जो x घटक आएगा साइन, इसका x घटक साइन, वो कट जाएंगे, y में जुड़ जाएगा, ये वाला आएगा। अब f की वैल्यू लिख दो। तो f कितना है, k अकेले आवेश के कारण बल k q1 q2/r²। ये दूरी कितनी, ये ऊंचाई कितनी y, ये कितना है a। तो ये कर्ण हो गया a² + y² का रूट। लेकिन लिखते क्या है, k q1 q2/r², ये बना cos थीटा। cos थीटा भी लिखना है अपन को। तो cos थीटा की वैल्यू लिखोगे, यहाँ ज्योमेट्री से cos थीटा की वैल्यू लिखें तो cos थीटा हो जाएगा कर्ण आधार बटा कर्ण, आधार मतलब y, कर्ण मतलब a² + y²। समझ में आया क्या? बल लिखा k q1 q2/r², k q1 q2/r², ये r दूरी, y² + a² का रूट। cos थीटा कैसे लिखा, तो cos थीटा हो गया आधार बटा कर्ण, आधार हो गया y, कर्ण हो गया। तो फाइनली कुल बल की वैल्यू आ गई 2kqqy/a² + y²। तो पूरा था, ये बोल दो कि रूट की पावर 2 यहाँ पे थी, एक और है 3, तो रूट की पावर 3 मतलब 3/2, ये बल की वैल्यू। सही है। तो ये एक दूसरे पर, सॉरी, इन दोनों आवेशों के कारण उस वाले आवेश पर बल आ गया। ठीक है। अब यहां पर बोल दिया जाए कि ये ऋणावेश है, ऋणावेश है तो बस आवेश तो बल तो ये रहेगा, बस नीचे की ओर आ जाएगा कुल बल की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि कोई दो आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2। अभी बोला हुआ है कि एक तीसरा आवेश, दोनों को पॉजिटिव मान रहे हैं, एक तीसरा आवेश Q कहाँ रखे हैं कि उस तीसरे आवेश Q पर कुल बल 0 हो। ठीक है, तो तीसरा आवेश हमें कहीं ना कहीं इस तरह से रखना है कि उस पर बल ही नहीं आए, बल की वैल्यू 0 आए। तो देखो कहाँ रख सकते हैं, पहले सोच के देखते हैं एक बार। मान लो अभी जो पहले था क्वेश्चन जिसमें इधर रखा था, इधर रख के देखते हैं। ये आवेश, ये आवेश, ये जो तीसरा आवेश है ये भी पॉजिटिव है, मतलब तीनों आवेश पॉजिटिव है, तीनों धनावेश है। ठीक है, वैसे तो ये ऋणावेश ले लोगे तो भी चल जाएगा, बात वही आनी है। ये इस पर बल लगाएगा प्रतिकर्षण, ये इस पे बल लगाएगा प्रतिकर्षण। बोल रखा है कि कुल बल 0 हो, बल 0, दो ही बल है। तो अगर दो ही बल है F1 और F2 और दोनों मिला के 0 बोल रहे हो, इसका मतलब दोनों बल इस तरह से हो कि मान तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन विपरीत है। अब ये डायरेक्शन विपरीत हो सकती है क्या? विपरीत तो तब होती, एक इधर है दूसरा इधर है, तो ये इधर आ ही नहीं सकता। तो यहां तो विपरीत आ नहीं सकता। अगर ये ऋणावेश होता तो ये बल ऐसे होते, ये खींचता, अभी भी विपरीत नहीं आ सकता। तो विपरीत आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, अब दूसरा इधर रख के देखें, इधर तो नहीं आ सकता ना, इसके ऊपर नहीं आ सकता, इसके नीचे भी वही स्थिति है। तो यहां पर ये हिस्सा हट गया कि इसे ऊपर इसे नीचे नहीं रख सकते, तो एक ही बचता है लाइन पे रखें। तो लाइन पे यहां रखा, इसके कारण इधर की ओर प्रतिकर्षण, उसके कारण भी इधर प्रतिकर्षण, विपरीत नहीं आया। इधर रखेंगे, इसके एक कारण प्रतिकर्षण इधर, दूसरे कारण भी इधर, विपरीत नहीं आया। लेकिन अगर बीच में कहीं ना कहीं रखें, इसका प्रतिकर्षण, इसका प्रतिकर्षण विपरीत आ गया तो अब 0 आ सकता है। विपरीत लाना जरूरी था, बराबर लाना है अब बाद में। तो ये हो गया कि इनके बीच में अगर इस आवेश को रखेंगे तो ये स्थिर रह सकता है। लेकिन अगर ये बोल दिया होता नेगेटिव चार्ज है ये, तो भी बात यही होती कि नेगेटिव होने पर ये इसको खींचता, ये भी खींचता, विपरीत यही मिलता। तो ये चार्ज तो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो यही रखना है। लेकिन ये बोल दिया होता कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अब फर्क पड़ जाता। ये पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का मारता, ये नेगेटिव पॉजिटिव को खींचता, दोनों एक ही तरफ आ जाते, फिर ये स्थिति इधर या उधर मिलती है अपन को। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन ये सॉल्व करना था। तो यहां से अपने समझ में आ गया कि डायरेक्शन तो विपरीत होनी चाहिए, विपरीत कर दी। अब मान बराबर होना चाहिए इनका, सही है, मान बराबर कर दूं तो पहले के कारण जो बल लगेगा इसके कारण यहाँ पे ये x दूरी पे मान लिया, पहले से ही दूरी निकाल लेंगे अपन। तो पहले से जो बल लगा वो आया KQ बाई एक्स स्क्वायर, इसके कारण इस पे बल, इसके कारण उधर आएगा। डायरेक्शन तो ले चुके पहले विपरीत, वैल्यू बराबर करनी है, KQ2Q बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से भी दिख रहा है कि Q पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा, Q पॉजिटिव या नेगेटिव, K भी कट गया। रूट ले लो, Q1 का रूट बाय x बराबर Q2 का रूट बाय R माइनस एक्स, क्योंकि सीधा x के टर्म में आ जाए। तो x इधर लोगे, रूट Q1, x इधर आया, रूट Q2, इस x के साथ Q1 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का था इधर आगे प्लस का हो जाएगा, इधर आ जाएगा R रूट Q1, जो इधर आगे प्लस आएगा उसमें से जब x कॉमन ले लोगे तो बाकी को डिवाइड में ले जाओ। तो ये दूरी है जहां पे इस आवेश को Q1 से इतनी दूरी पर इस आवेश को अगर रखा जाए तो ये स्थिर बना रहेगा, कुल बल इस पे 0 रहेगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अगर इनमें से कोई सा एक नेगेटिव होता तो या तो इधर आता या उस तरफ आता ही। तो ये बल 0 के लिए कंडीशन आ गई। अब आगे
विद्युत क्षेत्र पे आगे बढ़ते हैं। ये तो था कूलाम्बिक बल, फिर अध्यारोपण का सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र पे। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक्चुअल में कई बार विद्युत क्षेत्र अपन चैप्टर में ज़्यादातर नाम ही विद्युत क्षेत्र लेते हैं, तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब हम एक ही निकाल सकते हैं आगे चल के, लेकिन बेसिक थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें। विद्युत क्षेत्र तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी आवेश के चारों तरफ का वो रीजन जिसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आ गया तो दूसरा आवेश बल महसूस करे, कि इसने अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना रखा है, जिस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा तो बल लग रहा होगा, कूलाम्बिक बल जो बात कर रहे थे। अब बिंदु आवेश ही है तो कूलाम्बिक बल कब तक लग रहा है? अगर आवेश है दोनों तो कूलाम्बिक बल लगेगा जब तक अनंत दूरी नहीं हो जाए। तो हम बोल सकते हैं कि ये इसके कारण अनंत तक आवेश अगर रखा हुआ तो उस पर बल लग रहा है, अनंत पे जाके जीरो हो रहा है, तो इसके कारण जो चारों तरफ का क्षेत्र जो है वो अनंत तक बोल सकते हैं बिंदु आवेश के कारण। तो हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र हो गया एक आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश अगर रख दें तो उस पर बल अनुभव हो। अब आवेश एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, अलग अलग तरह का आवेश भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई एक बल्ब जलाएं कहीं पे, तो बल्ब की वजह से जो प्रकाश है, बल्ब को तो आवेश बोल दो, बल्ब की वजह से जो प्रकाश है उसको विद्युत क्षेत्र बोल दो। ठीक, कोई बल्ब जलाया तो बल्ब की वजह से हर तरफ प्रकाश फैला, ऐसे किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हर तरफ फैला। अब कोई वस्तु प्रकाश कब रिसीव करेगी? जब उसके प्रकाश के क्षेत्र में आएगी। ज्यादा दूरी पर है कम प्रकाश गिरेगा, पास में आएगी ज्यादा प्रकाश गिरेगा। वैसे यहाँ पर है कि इस आवेश से ज्यादा दूरी पर है तो कम बल महसूस होगा, और पास में आएगी तो ज्यादा बल महसूस होगा। तो इसके चारों तरफ जैसे प्रकाश है वैसे इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना? तो आवेश के चारों तरफ के रीजन को हम विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं। अब फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो इसको मापने के लिए अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक इकाई निर्धारित कर दी, एक भौतिक राशि निर्धारित कर दी कि यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना है। जैसे प्रकाश को नापने के लिए अपन ने तीव्रता निर्धारित कर दी कि एक बल्ब की वजह से चारों तरफ प्रकाश है, लेकिन कितना है, तो तीव्रता कितनी है उसकी, वो बोल रहे हैं। अब चाहे यहाँ पे कोई वस्तु रखी हो या नहीं रखी हो, प्रकाश तो गुजर रहा है ना यहाँ से, और उसकी कुछ तीव्रता है। यहाँ पे रखेंगे तो वस्तु को महसूस होगी तीव्रता। सेम चीज यहाँ पर है कि एक बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसको महसूस कब होगा? जब कोई आवेश रखोगे तब। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम विद्युत क्षेत्र को मापने के लिए भौतिक राशि निर्धारित करते हैं। इसको बोल सकते हो इकाई आवेश पर लगने वाला बल। जैसे हम तीव्रता बोलते हैं कि इकाई क्षेत्रफल पर गिरने वाला ऊर्जा प्रति इकाई समय में, वैसे यहाँ पे बोलते हैं कि इकाई आवेश पर बल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी इकाई आवेश पर बल। तो हमने कोई परीक्षण आवेश लिया Q0, तो परीक्षण आवेश पे जो बल आया, बल बटा आवेश कर दिया, इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार दोनों को समझते हैं, एक बार लिखते हैं दोबारा। तो विद्युत क्षेत्र किसको बोला? किसी आवेश के चारों ओर का वह भाग जिसमें कोई अन्य आवेश बल महसूस करे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश स्थिर होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहे अभी हम। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको बोल दी?
ये तो हो गया आवेश के चारों तरफ का एक क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको बोल दी? इकाई आवेश पर या किसी विद्युत क्षेत्र में, एक मिनट, विद्युत क्षेत्र को मापने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्धारित करते हैं। तथा यह विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश पर लगने वाला बल होती है, ये बोल दिया इसको। तो कोई बल, कोई परीक्षण आवेश लिया Q0 टेस्ट करने के लिए कि वहां पे विद्युत क्षेत्र कितना है, उस टेस्ट करने वाले आवेश पे बल ज्ञात कर लिया, कितना आया, बल बटा आवेश, इसको विद्युत क्षेत्र बोलती है। ठीक है। अब परीक्षण चार्ज या टेस्ट चार्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम कोई और चार्ज रखा, ज्यादा चार्ज रखा, तो इसका मान बदल सकता है। जैसे एक बल्ब है, वही बल्ब के चारों तरफ प्रकाश है, प्रकाश अगर मुझे देखना है कि यहाँ पे तीव्रता कितनी है, तो मैंने कोई एक चीज़ रखी छोटी सी, और छोटी चीज़ को रख के उस पर देख लिया कि उस पर कितनी ऊर्जा आ रही है टोटल, तो इस पर कुल ऊर्जा देखी, पावर देखी, बटा एरिया कर दिया, इसको बोल दिया तीव्रता। इकाई क्षेत्रफल पर आने वाली ऊर्जा, शक्ति, उसको तीव्रता बोल दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे छोटा सा ना रख के बड़ा रख दूं, एक बार के लिए कांच, मान लो कांच रख दिया, तो कांच रख दिया तो कांच प्रकाश को परावर्तित करेगा, तो जितना प्रकाश पहले यहाँ पे था उसकी तुलना में तो बदल गया वो, क्योंकि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, जुड़ गया, उसने तो बदल दिया इसको। या ऐसा मान लो कि इसके बजाय कोई दूसरा बल्ब लाके फिर रख दिया तो बदल जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज रख दी कि जिसके कारण यहाँ पर प्रकाश बदल जाए, तो उसने तो बाकी सारी वैल्यूज बदल दी। इसका तो प्रकाश उतना ही पहुंच रहा है, लेकिन बाकी और भी प्रकाश पहुंच गया, तो उसने वैल्यू बदल दी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे चेक करना है तो छोटी सी चीज रखो ताकि ये बदले नहीं आसपास वाला प्रकाश। सेम चीज यहाँ पर है कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र को चेक करना है तो यहाँ पर एक छोटा सा आवेश रखो ताकि बाकी आवेश बदले नहीं, बाकी आवेश का विद्युत क्षेत्र बदले नहीं, वरना बदल जाएगा पूरी वैल्यू। तो यहाँ पे ये होगा कि इसको, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे अपन ने रखा, टेस्ट चार्ज पे बल निकाला, बल बटा आवेश कर दिया, विद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है। अब टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज लें तो बल जिधर आएगा उधर ही विद्युत क्षेत्र आएगा। ठीक है। लेकिन आगे कैलकुलेशन के जो काम में आएगा वो ये आएगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर बल, हमें आगे से क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र पता होगा, बल याद करना होगा, तो बल की वैल्यू हो जाएगी F बराबर QE। तो आगे कैलकुलेशन के ये काम आएगा, विद्युत क्षेत्र बार बार पता होगा, बल लिखना होगा, तो F बराबर QE काम में लेंगे। तो ये हमने डिफाइन किया विद्युत क्षेत्र को और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। हाँ, आगे बार बार इसको हम विद्युत क्षेत्र ही बोलेंगे कि किसी आवेश के कारण कहीं विद्युत क्षेत्र इतना है, इसकी इकाई पे आए तो इसकी इकाई क्या है, बल बटा आवेश, न्यूटन पर कूलम। विमा क्या है, mL/t-2, बल की, आवेश की क्या थी, 80, डिवाइड बाय धारा इंटू समय, तो यह आ गया mL/t-3A-1, ये इसकी विमा। फिर सदिश राशि है कि नहीं है, तो है सदिश राशि। सदिश राशि होगी तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन किधर है, धनावेश अगर है तो धनावेश पे बल की दिशा में। परीक्षण धनावेश पर बल की दिशा में। चेक करने के लिए जो आवेश रखा है उसको धनावेश लो, तो उस पर जो बल की दिशा होगी उधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो ये हमने विद्युत क्षेत्र निर्धारित कर दिया। अब विद्युत क्षेत्र के बाद अब आगे
अलग अलग कंडीशन में विद्युत क्षेत्र देखते हैं। सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण देखते हैं। तो अगर कोई बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये कोई बिंदु आवेश है Q, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वो विद्युत क्षेत्र कितना है यहां पर, तो ये यहां से कुछ r दूरी पर है कोई पॉइंट P। इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करें, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश रखें, परीक्षण आवेश, और उस पर बल ज्ञात करें। तो P पर परीक्षण आवेश Q0 रखने पर परीक्षण आवेश पर बल, इसके कारण चेक करना है। तो यहां पे चेक करने के लिए एक आवेश रखा, उसमें बल निकाला, तो परीक्षण आवेश पर बल। तो जो परीक्षण आवेश है उस पे बल की वैल्यू आ गई F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये होगा वैल्यू के वैल्यू करूं तो ये बल आया। फिर विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, तो विद्युत क्षेत्र पहले बोला था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन बार बार लिखेंगे अपन उसको विद्युत क्षेत्र, लेकिन समझना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू क्या होती है, बल बटा परीक्षण आवेश। वैल्यू निकाल रहा हूं इसलिए भी डायरेक्शन की चिंता नहीं कर रहे। तो इसको आवेश से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, KQ बाय R स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ बाय R स्क्वायर। बल के अंदर आ रहा था KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र में आवेश वाला पद हट गया KQ बाय R स्क्वायर। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इतना होगा। हवा में कोई भी पॉइंट है, ये आवेश है, इसके कारण यहाँ पर हवा में कोई भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना है। ठीक है, कोई आवेश रखने की जरूरत नहीं है, रखेंगे तो उस पर बल लगेगा, बल ज्ञात कर लेंगे बाद में। लेकिन इस आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है इतना है, बिंदु आवेश के कारण। सदिश रूप में तो परीक्षण आवेश पर बल सदिश रूप में दे लो, तो F जो आता परीक्षण आवेश पर बल लिख देते हैं इस बार वापस से। Q यहां पे आवेश है, ये इसकी स्थिति सदिश हो गया, परीक्षण आवेश Q0 P पॉइंट पर, और परीक्षण आवेश में बल इधर लगेगा F Q0 पर। तो विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू आ गई F Q0 बाई Q0, और सदिश रूप में बल की वैल्यू है K Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर। यहां से ये किधर दिख रहा है, किधर बल लग रहा है, तो बटा परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में आ गया K Q R वेक्टर बाई R क्यूब। कि किसी आवेश से किसी पॉइंट पर जो स्थिति है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आ गई, अगर आवेश धनावेश है तो अब हम ये बोल सकते हैं कि किसी धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से दूर होता है। ऋणावेश होता तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती, तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र इसी की तरफ होता है, आवेश की तरफ। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से दूर व ऋणावेश होने पर विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होगा। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आ गई, ये सदिश रूप में आ गया, ये वैल्यू की फॉर्म में आ गया किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। माध्यम है अलग, तो K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R लिख दोगे माध्यम के अनुसार।
ठीक है, तो माध्यम है, फिर किसी पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकाला जो r दूरी पर है, तो विद्युत क्षेत्र जो पी पॉइंट पर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय r क्यूब इंटू आर वेक्टर, या एप्सिलॉन को लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू बाय r क्यूब इंटू आर वेक्टर। बल में लिखा था वही चीज़ है कि एप्सिलॉन माध्यम है तो माध्यम के अनुसार माध्यम की विद्युतशीलता अलग आएगी, तो इसको लिख सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता इंटू माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इस तरह से माध्यम अगर दे रखा है तो माध्यम के अनुसार विद्युतशीलता। ठीक है, इसको चाहो तो लिख सकते हो कि ये माध्यम निर्वात में विद्युत क्षेत्र बटा एप्सिलॉन आर। एक चीज, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है ये 1 से इनफाइनाइट तक कुछ भी संभव है। निर्वात है तो 1 है, चालक है तो इनफाइनाइट होता है। ठीक, अब इसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। उससे पहले एक बार अध्यारोपण का सिद्धांत इसमें भी कि अगर एक से ज्यादा आवेश दे दिए हों तो फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो एक से अधिक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो आसपास काफी आवेश रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3, Q4। अब पहले तो क्या किया था कि किसी आवेश पे बल ज्ञात किया था, लेकिन इस बार कोई आवेश नहीं रखा, कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत बिल्कुल वैसा ही है, वो का वही है कि एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लिखो, बाकी को नेग्लेक्ट कर दो, फिर दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लिखो, बाकी को नेग्लेक्ट किया, ऐसे तीसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, चौथे के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इंडिविजुअल के कारण विद्युत क्षेत्र लिखना है, बाकी को उस टाइम पर नहीं देखना है। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 E4, आगे जितने भी है सबको जोड़ देना है। तो इस तरह से किसी एक पॉइंट पर कुल विद्युत क्षेत्र हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था अध्यारोपण का सिद्धांत कि अगर एक से ज्यादा आवेश है तो कुल बल, कुल विद्युत क्षेत्र किसी जगह कैसे ज्ञात करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। कि कोई दो आवेश है Q, सेम आवेश ले लो, इनके बाइसेक्टर पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बतानी है यहां से y दूरी पर। पहले जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। पहले बल ज्ञात किया था, अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। फिर दूसरा ये कि y की वैल्यू अगर बहुत कम है तो इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। P पर विद्युत क्षेत्र, दूसरा यदि y अल्प हो तथा एक माइनस q आवेश P पर रखा हो तो इस पर बल यदि केवल विद्युत क्षेत्र के कारण बल हो तो
ऋणावेश है, Q पॉजिटिव माइनस नेगेटिव के लिए बोल रहे हैं। तो गति किस प्रकार होगी? एक दोलन में लगा समय। वही क्वेश्चन है, बस बाकी पार्ट और साथ में इंक्लूड कर दिए। तो क्या करना है, P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। एक तो तरीका ये कि पहले बल ज्ञात किया हुआ था, बल बटा आवेश कर दो, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। या यहां पे ट्राई कर लेते हैं दोबारा कि इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र, धनावेश है तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है? दूर की तरफ। ये धनावेश है तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ। आवेश सेम है, दूरी सेम है, तो विद्युत क्षेत्र दोनों ही बराबर होंगे। एक बार इसको थीटा मान लो, थीटा लिख सकते हैं ए और वाई के पदों में। तो कुल विद्युत क्षेत्र जो आया वो ज्ञात करने के लिए लिख सकते हैं कि एक के कारण विद्युत क्षेत्र और दूसरे के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, इनका सदिश योग कर दें। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, सदिश ही होगा ना। तो कुल विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आ जाएगी E1 प्लस E2, दोनों का सदिश योग करना है। अब सदिश योग के लिए क्या दिख रहा है, घटा करके जोड़ दो कि x में जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, y में जुड़ जाएगा। तो कुल विद्युत क्षेत्र आ गया 2E cos थीटा। सही है। अब E की वैल्यू कितनी है? E किसको बोल रहे हैं? एक आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, और एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है? K Q बाय दूरी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट फिर स्क्वायर। यह तो एक आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आ गई। वैल्यू निकाल रहे हैं सदिश रूप में, तो यहां लिखते हैं, अब वैल्यू लिखनी बाकी है। इनटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू भी लिखो यहाँ पे, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई a बाय रूट ऑफ, नहीं गलत बोल दिया, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये आधार y बाय रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से कुल विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आ गई 2kqy बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। रूट का स्क्वायर था, ये रूट है, तो रूट की पावर 3 मतलब 3/2। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में बोल रखा है कि यहां पर अगर y अल्प हो तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा और वहां पे आवेश रखने पर बल क्या होगा। तो सेकंड पार्ट के लिए यदि y अल्प है, इधर लिख लेते हैं, यदि y अल्प है अल्प का मतलब यही हुआ कि ये लंबाई बाकी लंबाई की तुलना में छोटी है, तो y अगर a की तुलना में बहुत छोटा है, यहां पे देखो, यहां पे उसको नेगलेक्ट कर दिया 0, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 तो अपन को लाना नहीं है। नीचे वाली वैल्यू को 0 ले लेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला पूरी वैल्यू पे। कि मान लो इसके कारण बहुत छोटी वैल्यू आती, 10 की घात -6 आता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और डिवाइड कर रखा है ये वैल्यू। अगर यहाँ पे 0 कर दिया तो ये तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ 0 करेंगे तो नीचे मान लो ये पूरी वैल्यू पहले डिवाइड हो रही थी 1001 से या 10,001 से, अब ये 1 हट गया, 10,000 से डिवाइड हो गई, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। y को अब नेग्लेक्ट कर दें नीचे वाले को। तो अब कुल विद्युत क्षेत्र आ गया, वैल्यू केवल डायरेक्शन तो ऊपर की ओर थी, 2kqy बाय a की पावर a स्क्वायर की पावर 3/2, a क्यूब हो गया, ये कुल विद्युत क्षेत्र आ गया। अब -q पर बल, तो -q आवेश पे जो बल आ गया उसकी वैल्यू हो गई F बराबर QE। तो विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर था, माइनस लग गया तो नीचे की ओर बल हो गया। तो कुल बल हो गया QE 2kq। अब नेगेटिव उठा दो, डायरेक्शन में इंक्लूड कर दिया उसको, दो ये बल आ गया, किधर है? नीचे की ओर। आवेश रखा हुआ था, विद्युत क्षेत्र ऊपर है, लेकिन आवेश पे जो बल आया वो आवेश नेगेटिव होने के कारण विपरीत आ गया, तो बल नीचे की ओर आ गया इस पे। अब तीसरे पार्ट में बोल रखा है कि यदि
केवल विद्युत क्षेत्र के कारण ही ये गति कर सके, बल केवल यही है, तो इसकी गति किस तरह की होगी? अगर यहाँ से छोड़ दे तो, लिखा नहीं है लेकिन यही है, यहाँ से छोड़ दिया तो इसकी गति किस तरह की होगी? अभी तो देखो नीचे खींच रहा है, जैसे जैसे नीचे आएगा y की वैल्यू कम होगी, y की वैल्यू कम होगी, बल की वैल्यू कम होती जाएगी। यहां आ गया y की वैल्यू 0, बल 0, तो यहां आते बल 0 हो गया। जैसे ही नीचे गया, अब बल किधर? y नेगेटिव हो गया तो बल फिर ऊपर हो गया, यहां नेगेटिव आ गया, एक और नेगेटिव, बल ऊपर की ओर हो गया। अब बल ऊपर की ओर हो गया, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा y की वैल्यू बढ़ेगी, बल और बढ़ेगा। नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि वेग है, यहां से छोड़ा, बल लगता गया, बल लगता गया, यहां तक बल लग रहा है तो खिंचता आ रहा है, वेग बढ़ेगा। फिर यहां से बल विपरीत हुआ तो आगे जाते जाते कहीं ना कहीं रुकेगा, फिर खींचेगा, फिर इस तरह से। तो यहां पर इसकी गति जो हो गई वो दोलन गति हो गई, ठीक है। और दोलन गति में भी जो बल है वो y के समानुपाती है। डायरेक्शन के हिसाब से y ऊपर है तो उसके विपरीत है, माइनस बोल दो। तो बल माइनस y के समानुपाती है, अतः गति SHM, अतः दोलन SHM है, सरल आवर्त गति। तो इसकी जो गति हो गई वो सरल आवर्त गति हो गई। समझ में आया क्या? बल अगर यहाँ पे प्लस चार्ज रखा होता तो बल ऊपर जाता, तो फिर ये वापस नहीं आता, तो दोलन गति नहीं होती, ये सीधा चलता जाता, रेखीय गति होती। अब अगले में पूछा है कि दोलन का आवर्त काल कितना है, तो यहाँ पे SHM में एक सिंपल सा रूल है कि अगर f बराबर -kx है तो आवर्त काल होता है 2π√m/k, बस m द्रव्यमान k ये वाला कांस्टेंट। तो SHM में ये यदि f बल ये है तो t इतना होता है। अब यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है इसके अनुसार? x के समानुपाती या y बोल दो, y के समानुपाती। तो ये k है, ये वाला k नहीं, पूरा कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू है 2, छोटा k लिख दो इसको, तो 2 कैपिटल K Q बाय a क्यूब y तो हट गया, तो टाइम पीरियड आ गया 2π√m/ ये पूरा k। तो ये इसके दोलन का आवर्त काल हो गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लस नेगेटिव चार्ज रखेंगे कम दूरी पे, तो वो दोलन करेगा, दोलन गति SHM हो जाएगी, ये उसका आवर्त काल हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव रखा तो, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज रखा है फिर ये, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी गति हो गई। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें दो आवेश दे रखे हैं, वैल्यू चलो पॉजिटिव नेगेटिव बोल दो, एक Q1 है एक Q2 है नेगेटिव का, और ये मान लें कि जो Q1 है वो ज़्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज Q2 से। तो वो बिंदु बताना है जहां पर इनके कारण विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो वह बिंदु ज्ञात करें जहां पर कुल विद्युत क्षेत्र 0 होगा। ठीक है, तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र 0 वाला पॉइंट ज्ञात करें अपन। दोनों अगर पॉजिटिव है तो वो कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं। कहाँ पे? अपन ने पहले बल लिखा था, ये लिखा था कि दोनों आवेश है, एक तीसरा आवेश कहाँ रखें कि उस पर बल 0 हो। तो अगर बल 0 है तो बल बटा आवेश भी तो 0 हो गया, सही है ना। पहले क्वेश्चन किया था कि Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, तीसरा Q आवेश कहाँ रखे कि उस पर बल 0 हो। यहाँ स्थिति आई थी उसकी √Q1/√Q1 + Q2 रूट में और इंटू R। तो वो स्थिति क्या थी कि यहाँ पर अगर उस आवेश को रखते तो उस पर बल 0 होता, बल 0 होता तो बल बटा आवेश क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र इनके कारण।
तो अगर दोनों प्लस चार्ज होते तो वहां पर विद्युत क्षेत्र 0 होता, लेकिन अब नेगेटिव बोल दिया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो किस पॉइंट पर कुल विद्युत क्षेत्र 0 होगा वो। तो देखें फिर से वही कंडीशन सोचते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र आता आवेश से दूर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र आता आवेश की तरफ, कैंसिल नहीं हो सकता। तो ऊपर वाला हिस्सा गया तो नीचे वाला हिस्सा भी गया, बचा केवल एक लाइन यहाँ पे कहीं रखे, धनावेश से दूर ऋणावेश की तरफ, इससे तो इधर आएगा। तो यहाँ पे भी ये है कि इनके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर इधर रख दें तो धनावेश की तरफ ऋणावेश से दूर विद्युत क्षेत्र आ गया, विपरीत आ गया, तो इधर विपरीत आ सकता है। 0 करना है ना, 0 के लिए विपरीत चाहिए होगा। यहाँ ले तो धनावेश से दूर ऋणावेश के पास, इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। तो क्या 2 संभावनाएं हैं? तो जरा देखें, विपरीत तो है, क्या बराबर हो सकता है? देखो आवेश ये छोटा है, दूरी पास में है, विद्युत क्षेत्र आवेश के समानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी कम की वजह से ज़्यादा और आवेश की वजह से कम। यहाँ पे आवेश की वजह से आवेश ज़्यादा है तो आवेश की वजह से ज़्यादा, लेकिन दूरी की वजह से कम, बराबर आ सकता है। यहाँ पे आवेश भी पास में, दूरी भी कम, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज़्यादा, आवेश से दूरी भी ज़्यादा और आवेश भी कम, विद्युत क्षेत्र इसका कम। तो यहाँ पर 0 वाला पॉइंट नहीं मिल पाएगा अपन को, 0 इधर ही मिलेगा। तो ये कोई इससे दूरी x मान ली और यहाँ पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान लिख दिया। अब दूरी डायरेक्शन तो बना चुके अपन, डायरेक्शन बना लिए अपन ने पहले, अब केवल मान लिखना बाकी है। तो कुल विद्युत क्षेत्र 0 के लिए कंडीशन ये निकल के आई कि दोनों विपरीत हो जाए। विपरीत तो बना लिया, पॉइंट मिल गया अपन को, बचा क्या है, अब वैल्यू भी बराबर हो जाए, वैल्यू केवल, अब साइन नहीं ले रहे, डायरेक्शन तो बना दी, वैल्यू और बराबर हो जाए। तो पहले के कारण विद्युत क्षेत्र आया कि Q1 बाई दूरी का स्क्वायर R प्लस एक्स का स्क्वायर। दूसरे के कारण विद्युत क्षेत्र आया कि Q2, अब नेगेटिव नहीं लिखना क्योंकि मान लिख रहे हैं, और दूरी x का स्क्वायर। k से k काट दो, स्क्वायर है रूट ले लो, वरना नेगेटिव लिखा होता, रूट के अंदर नेगेटिव कैंसिल, मतलब गलत हो जाता। अब यहाँ से सॉल्व करें तो x रूट Q1 इक्वल्स टू R रूट Q1 प्लस x रूट Q2, x वाले पद एक तरफ ले जाओगे, इधर आ जाएगा R रूट Q1 प्लस का रूट Q2 माइनस का। तो जैसे पहले था उसी जैसा है, बस नीचे उसमें प्लस था, इसमें माइनस है। Q1 बड़ा है तो Q1 पहले है, Q2 बाद में है, और ये दूरी कहाँ से है, Q2 से, उसमें Q1 से लिखी थी, उसमें Q1 से अपन ने दूरी लिखी थी शायद, और Q1 से दूरी लिखी थी तो यहाँ पे शायद Q2 आया था। ठीक है, तो ये आ गया वो पॉइंट जहां पे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 है, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव होते थे यहाँ पे प्लस है ये। अब नियत विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश की गति पे देखते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र ही नियत है, फिर किसी आवेश की गति किस तरह की होगी। तो मान लो इस तरफ कोई विद्युत क्षेत्र है E जो नियत है, और यहां पे कोई आवेश रखा हुआ है। गुरुत्वीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, केवल हम विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र होगा तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो यहां पर एक आवेश रखा हुआ है Q, इस आवेश की इस विद्युत क्षेत्र में गति कैसी होगी, तो इसमें बल कितना होगा। तो आवेश पर बल, हम अगर विद्युत क्षेत्र पता है तो आवेश पर बल बोल सकते हैं QE, सही है। तो बल की वैल्यू, आवेश Q दे रखा है, विद्युत क्षेत्र E दे रखा है, तो बल की वैल्यू QE आ गई। बल की वैल्यू QE, तो इसका त्वरण कितना आ गया, बल बटा द्रव्यमान, तो इसका त्वरण आ जाएगा QE/m, सही है। Q नियत है, विद्युत क्षेत्र नियत है, द्रव्यमान नियत है, तो त्वरण आया क्या, नियत। ठीक है, अब त्वरण अगर नियत होता है तो गति कैसी होती है,
तो त्वरण नियत होने पर गति होती है रेखीय या परवलयाकार। रेखीय तो कब होती है? जब वेग और त्वरण एक ही दिशा में हो। तो अलग अलग कंडीशन लेते हैं। यदि प्रारंभिक वेग व त्वरण एक ही दिशा में हो तो गति कैसी होगी? रेखीय। एक ही दिशा में मतलब एक लाइन बोल दो, एक ही रेखा में हो, इधर की ओर है इधर की ओर हो। तो उस वाली स्थिति में क्या होगा कि बल और वेग अगर एक ही लाइन में है तो स्वयं पर गति रेखीय होगी। गति रेखीय होगी, त्वरण नियत है, तो न्यूटन के समीकरण लगा सकते हैं। न्यूटन के समीकरण लागू होंगे। न्यूटन के समीकरण लगाओ। v बराबर u प्लस ए टी, ए की जगह ये लिखना है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही ए की जगह ही है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हर किसी में ए की वैल्यू ये ले लेनी है और सॉल्व कर लेना है। तो जैसे कि एक आवेश q है, इसका प्रारंभिक वेग u है, इधर की ओर विद्युत क्षेत्र है, तो t टाइम के बाद t समय बाद इसका वेग निकालना, तो v बराबर u प्लस ए टी। u प्लस a की वैल्यू कितनी है? QE बाई एम इंटू टी। तो ये तो वेग आ गया। फॉर्मूला नहीं है कोई, ये सॉल्व करने के लिए हमने तरीका लिखा है। और अगर ऐसे विस्थापन निकालना हो तो विस्थापन के लिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तो आ गया कि अगर रेखीय गति है, दोनों एक ही दिशा में है तो। लेकिन अगर रेखीय गति नहीं हो, रेखीय गति नहीं हो मतलब त्वरण और वेग के बीच में कोण 0 या 180 नहीं हो। यदि वेग व त्वरण के मध्य कोण 0 या 180 ना हो, ना तो इसके इधर है ना उस दिशा में है, तो जो गति होगी वो परवलयाकार होगी। बिल्कुल जो प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले हैं वो लगेंगे, सारे के सारे वही है। गति परवलयाकार, प्रोजेक्टाइल में भी ये होता था, त्वरण नियत होता था। तो प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले लगाएंगे। गति परवलयाकार, प्रक्षेप्य गति होगी। प्रक्षेप्य गति होगी तो अलग अलग सारे फॉर्मूले वैसे ही लगाने हैं कि इधर की ओर वेग है, क्षैतिज प्रक्षेपण बोल देते पहले। क्षैतिज प्रक्षेपण में क्या था कि वेग इधर है, त्वरण उसके लंबवत है, यहाँ पे इधर त्वरण ले लो QE बाई एम, तो ये आगे जाके गिरेगा। ये h ऊंचाई, ये परास, तो इसमें t की वैल्यू तो आ जाती है √2h अपॉन g, g की जगह ये आ गया QE बाई एम। ठीक है, जो r आ जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी u √2h अपॉन g, 2h अपॉन g, फिर से g है QE बाई एम। तिर्यक प्रक्षेपण, तो तिर्यक प्रक्षेपण में क्या था, किसी कोण पे फेंका था, वापस धरातल पे आ रहा था, वैसी स्थिति यहाँ पे बन जाए। तो नीचे की ओर त्वरण हो a बराबर QE बाई एम, तो जो तिर्यक प्रक्षेपण के जो भी रिजल्ट है वो सारे लगा सकते हैं। क्या क्या थे? r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, बस g की बजाय ये त्वरण लिख देना है अपन को। ऐसे अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, g की बजाय a। t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g, g के बजाय a। तो ये तिर्यक प्रक्षेपण वाले जो फॉर्मूले हैं बिल्कुल वो के वही फॉर्मूले यहाँ पर हम लगा रहे होंगे। तो ये हुआ जब नियत विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश अगर गति कर रहा है तो गति की अवस्था में किस तरह से हम पहले की जैसे समीकरण लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर हमें परिवर्तित कोई अनियत वस्तु दे रखी है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालना है, गॉस लॉ, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू।